तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। नाउ अब जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क में क्या है? इंडिया की जो भी आपने देखा होगा पहले एक महाभारत जैसे महाहिंद हम कहते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, सब एक इंडिया का ही पार्ट था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, बीच में पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ। तो इस तरह से ज्योग्राफी में भी इंडिया के चेंज आया थ्रू आउट द हिस्ट्री। अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जियोग्राफी हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया हैज़ डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स। दे आर हाई माउंटेन्स, हॉट डेजर्ट, फर्टाइल रिवर्स वैली एंड न्यूमरस रिवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ज्योग्राफी के मामले में। लाइक आप देखें ये मैप में आपको दिख रहा होगा, इसके जो नॉर्थ ईस्ट साइड है यहाँ पे क्या है, हिमालयंस है। मेनली नॉर्थ साइड क्या है, हिमालयंस माउंटेन से इंडिया घिरा हुआ है। और अगर आप वेस्ट साइड देखें तो यहाँ पे हमारा डेजर्ट है। वेस्टर्न साइड हमारे यहाँ नीचे वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है ईस्टर्न साइड ऑफ द नीचे साउथ साइड में जो ईस्ट साइड है हमारे ईस्टर्न घाट से। और नीचे है डेक्कन। डेक्कन क्या एक प्लेटू है। प्लेटू को किसे हम प्लेटू कहते हैं? प्लेटू एक वो सरफेस होती है विच इज़ सराउंडेड बाय द रिवर्स। आप ये देख सकते हैं दो रिवर, कृष्णा एंड गोदावरी। यहाँ से ये जो बीच में सरफेस है ये इससे घिरा हुआ है, तो ये हमारा इंडिया का डेक्कन प्लेटू है। तो आप इसको मैप को आप थोड़ा रीड करना और इसे या कोशिश करना कि याद करने की चीज़ों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम मेन हमारी क्या है, रिवर्स हैं। जैसे गंगा रिवर कहाँ से बहती है, ये उत्तराखंड, यूपी एंड ये बिहार साइड को जाते हुए इस साइड को जाती है। तो गंगा रिवर यहाँ है। आपके एग्ज़ाम में आपको ऐसा मैप दिया जा सकता है और आपको लोकेट करना पड़ेगा कि रिवर्स कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो आप इसमें आपको याद रखना है। तो गंगा के जस्ट नीचे कहाँ है, यमुना रिवर बहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से यमुना जा रही है। एंड हम सेवन सिस्टर जो हमारी ईस्टर्न साइड जो सेवन सिस्टर हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पे कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जाती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से आती है। ठीक है, यहाँ पे आती है महानदी। महानदी, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे अगर हम साउथ से ऊपर को आए, यहाँ सबसे नीचे आती है कावेरी। कावेरी नदी ऊपर, इसके ऊपर है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के साथ में कौन सी, कृष्णा नदी बहती है। और डिकन प्लेटू के बीच में कृष्णा एंड गोदावरी नदी के बीच में है। देन उसके ऊपर सतपुरा नदी है, उसके ऊपर विंध्यास नदी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जहाँ नॉर्थ साइड आते हैं, नॉर्थ साइड कौन कौन सी नदी बहती है हमारी? एक बहती है झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, और ये कहाँ, ये नदी मेन एक कौन सी जगह है, पंजाब। पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, क्योंकि 5 नदियों का समूह है। तो यहाँ पे ये 5 नदियाँ रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 5 नदी पंजाब से होते हुए जाती हैं। तो ये तो था इंडिया के जो मैप है ज्योग्राफी के बारे में ओवरव्यू। आप इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। तो यही कह रहा है द हिमालयन माउंटेन्स in north act as a natural barrier between India and the Central Asia. The passes in these mountains have acted as route of contact since ancient times. People, soldiers, merchants, traders, travelers, scholars, and other have often crossed these passes and traveled from one places to another. अभी कह रहे हैं जो नॉर्थन साइड है इंडिया का, यानी ये जो साइड है ये कह रहे हैं ये रिच है हिमालयस एंड माउंटेन से, और एक नेचुरल बैरियर यानी नेचुरल एक सेपरेशन का काम करता है। कहाँ से? इंडिया और सेंट्रल एशिया से। एशिया साइड यानी चाइना हो गया और जो भी एशिया की कंट्रीज़ हैं, तो उनको अपनी कंट्री को सेपरेट करता है। आपने न्यूज़ में देखा होगा हमारे जो भी सोल्जर्स हैं सब यहाँ पे सियाचिन बॉर्डर पे या फिर लेह लद्दाख साइड, ये सब माउंटेन्स पे घिरे रहते हैं कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एरिया पूरा माउंटेन से हमारा घिरा हुआ और एक बैरियर की तरह काम करता है। अब ये कह रहे हैं कि एंशिएंट टाइम में यानी पुराने ज़माने से लेकर आज तक इन्हीं रूट से यानी इन्हीं माउंटेन में जो रूट्स बना रखे हैं वहाँ से सोल्जर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, स्कॉलर्स या फिर जो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाते हैं, तो पुराने ज़माने से लोग वहाँ ट्रेड करने के लिए यानी अपना बिजनेस करने के लिए सोल्जर्स अपने जो भी सोल्जर्स होते हैं या फिर कोई भी ट्रैवलर हो, स्कॉलर हो, तो इन्हीं माउंटेन से वो
एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे पहले ज़माने से लेकर अब आज भी ऐसे ही जाया जाता है। दे हैव अबाउट न्यू आइडियाज़ कस्टम एंड हैबिट्स दैट मेड आवर कल्चर रिच। अब क्या है कि जो भी ट्रेड करते हैं, जैसे कोई दूसरी कंट्री का हमारी कंट्री में आता है, उनकी कुछ स्पेशलिटी रहती है, जैसे हमारी कंट्री की कुछ स्पेशलिटी है और दूसरी कंट्री की कुछ है। तो जैसे वो ट्रेड आपस में ट्रेड करते हैं, एक दूसरे से नॉलेज लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे आइडियाज़ हो गए, हैबिट्स हो गई, जो भी कल्चर है वो इनरिच होता है, यानी और ज़्यादा बेहतर होता है। The Indus and the Ganga are very fertile regions. It was in the valley of river Narmada. These river valleys are area where people settled first. This is because अब ये कह रहे हैं जो इंडस नदी है, अब मैप पे हम देखेंगे ये इंडस नदी जा रही है। इंडस नदी का पूरा ये एक मेन है इंडस नदी, इसकी सहायक नदियाँ हैं, यानी इससे निकल के ये सब नदियाँ निकलती हैं इंडस से। अब जो इंडस नदी कह रहे हैं ये पूरी नदियाँ, और गंगा रिवर यानी गंगा ये रिवर है। पहले के ज़माने में लोग गंगा और इंडस नदी के आसपास सबसे पहले सेटल्ड हुए। अब वो क्यों सेटल्ड हुए, क्या रीज़न थे, उसके बारे में इन्होंने दिया हुआ है। द रिवर प्रोवाइडेड सफिशिएंट वाटर फॉर ऑल देयर नीड्स। अब आपको पता ही होगा, जैसे पहले जो भी आज हमारे घरों में जैसे कि पानी आ जाता है न टैप के थ्रू, हमारी जो भी टंकी वगैरह हैं वो सब सेटल हो रखे हैं, पूरा एकदम सेटल हो रखा है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने के लोग को कुएं से, आज भी कई गांव में जैसे कुएं से लोग पानी लाते हैं, कई दूर दराज नदियाँ हो गई वहाँ से लाते हैं, तो पहले के ज़माने में लोग को वहाँ से लाना पड़ता था, तो उनको आसानी पड़ती थी अगर वो नदी के किनारे रहते थे। तो पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न क्या हो गया, द लैंड नियर द रिवर वॉज वेरी फर्टाइल, प्लॉ could grow crops easily, and third is the river served as a means of transport। अब तीन रीज़न क्या क्या बताया, एक तो कि उनको वाटर जैसे नीड, हमें सबसे इम्पोर्टेंट नीड क्या है वाटर की, अपने जो भी खाने पीने के मामले में वाटर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है। सेकंड इज़ लैंड वेरी फर्टाइल। अब क्योंकि जैसे नदी के किनारे जो भी लैंड है उसमें ढेर सारे न्यूट्रिशन फ्लो करते रहते हैं, तो वो जो लैंड आसपास की होती है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ हो जाती है, तो जिससे कि क्रॉप्स जो हैं, फसलें जो हैं आसानी से उग जाती हैं वहाँ पे। तो ये एक रीज़न था। और तीसरा रीज़न क्या था, ट्रांसपोर्ट के लिए। अब पहले के ज़माने में कार गाड़ियाँ ये सब तो हुआ नहीं करती थी, या तो लोगों को बुलक कार्ट हो गई, घोड़ा गाड़ी, इन सबसे आते थे। और दूसरा मेन उनका था नाव के ज़रिए। तो जो अगर वो रिवर के साइड रहते थे तो उनको कश्ती में एक जगह से दूसरी जगह जाने में इजी होता था, तो एज ए ट्रांसपोर्ट की वो यूज़ करते थे। तो ये तीन रीज़न है वहाँ रहने के। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान में रखना। Geography also determines the development seen in the particular area. Places with unfavorable environment are sparsely populated. The culture and develops here is not much affected by outside influence. On the other hand, area where environment is favorable are densely populated. अब कहते हैं जोग्राफी हमें ये भी बताती है कि किस तरह से डे बाय डे डेवलपमेंट हुए, किस तरह से मतलब नक्शा बदला, मानी लोगों ने किस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू किया। अब इसमें बता रहे हैं कि जहाँ पे अनफेवरेबल इन्वायरमेंट रहता है, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा हो या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ या फिर ऐसी जगह हो, वहाँ पे लोग कम ही रहते थे, यानी लेस पॉपुलेटेड रहते थे। और जहाँ पे रिच इन्वायरमेंट हो, यानी कि जैसे गंगा या फिर इंडस नदी के किनारे जैसे हो गया, काफ़ी रिच इन्वायरमेंट रहता था, जो कि मतलब खेती के लिए भी अच्छा था, पानी मिल जाता था। तो इन जगहों पे जो लोगों की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ये तो था हमारा ज्योग्राफी के बारे में कि किस तरह से हमारी ज्योग्राफी फ्रेमवर्क इंडिया का है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया, और पहले कैसे ज्योग्राफी के हिसाब से लोग रहा करते थे। सर आप जो है अपनी नोटबुक में राइट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।